सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साइंस सब्जेक्ट के 2018 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। यानी कि 2018 की परीक्षा का जो हल प्रश्न पत्र है इसको हम सॉल्व करेंगे। और 2016 का जो हल प्रश्न पत्र है, इसके अलावा 2017 का जो हल प्रश्न पत्र है, ये दोनों ही मैंने आप लोगों को करा दिया है। 2017 में 2 बार पेपर हुआ था, दोनों पेपर्स मैंने करा दिए हैं। तो जिन प्रशिक्षुओं ने अभी तक नहीं देखा है वो भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू से बताया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, यानी कि पिछले ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस एग्जाम में वापस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग डीएलएड के एग्जाम में जितना भी प्रीवियस ईयर आप लोगों को मैं सॉल्व करा रही हूँ, सब आप लोग एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, ताकि अगर ये क्वेश्चन दोबारा आते हैं तो आप लोग उसको और अच्छे से बेहतर तरीके से एग्जाम में लिख पाए। तो इसलिए आप लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व करके जाएं। तो दोस्तों चलिए, अब हम 2018 की परीक्षा का जो हल प्रश्न पत्र है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले 5 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, आपको पता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और 25 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, ये भी आप लोगों को पता है। चलिए देखते हैं, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? तो संवहन विधि, चालन विधि, क्वथन विधि या वाष्पन विधि। तो दोस्तों, जो घड़े में रखा पानी होता है, जो घड़े की सतह होती है उस पे लगातार वाष्पन होता रहता है, या फिर ये कहें कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है, जिसकी वजह से जो घड़े की दीवारें होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये दीवारें ठंडी होने की वजह से जो पानी है उसका टेम्परेचर कम करके रखती हैं, और इस वजह से जो पानी होता है घड़े में रखा हुआ वो ठंडा होता है। तो ऑप्शन द जो है वाष्पन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एडुसेट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है। मैंने पूरी क्लासेस आप लोगों की ली है साइंस सब्जेक्ट की, आपको पता है। ऑप्शंस में यहाँ पर देखिए, शैक्षिक समिति, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक कार्यक्रम या शैक्षिक प्रबंधन। तो जो एडुसेट है यह एक शैक्षिक उपग्रह है। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। यह क्या है? एक शैक्षिक उपग्रह है एडुसेट। याद रखिएगा आप लोग, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पत्ती में पाया जाने वाला रत्न स्थित होता है। आप किसी भी चीज की पत्ती को देखो, चाहे आप आम की पत्ती को देखो या आप अमरूद की पत्ती को देखो, आप देखोगे कि जो ऊपरी सतह होती है वो तो मुलायम होती है, जो ऊपरी सतह होती है इसकी, लेकिन जो निचली सतह होती है वो थोड़ी सी खुरदुरी होती है। आप टच करके किसी भी पत्ते को देखिए, ऊपरी सतह आपको बिल्कुल मुलायम दिखेगी, जो निचली सतह होती है वो थोड़ी सी खुरदुरी होती है। क्यों? क्योंकि नीचे आपको रत्न मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बा जो है, ये जो रत्न ये आप देख रहे हो, ये आपको नीचे टच करने पर पता चलते हैं। तो यही पूछा है कि रत्न कहाँ स्थित होते हैं, तो यह निचली सतह पर हमको छूने पर एहसास होता है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, दाब अधिक होता है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप ये देखिए, फॉर्मूला पता होगा तो आप सभी बातें आसानी से समझ जाओगे। P = F/A, यानी कि जो दाब होता है, दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, तो अगर दाब अधिक होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। अब देखिए, दाब अधिक तो क्षेत्रफल कम, जितना आप दाब बढ़ाओगे उतना क्षेत्रफल कम होगा, और जितना क्षेत्रफल अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा। तो इस तरीके से अगर क्षेत्रफल अधिक है तो दाब कम लगेगा, और क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, बैठने पर, एक पैर से खड़े होने पर, 2 पैर से खड़े होने पर या लेटने पर। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा एरिया कब खर्च होगा? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके लिए चाहिए? सोने के लिए चाहिए। लेटने के लिए सबसे अधिक क्षेत्रफल चाहिए, इसके बाद बैठने के लिए चाहिए, इसके बाद 2 पैर से खड़ा होने के लिए चाहिए। अब सबसे कम एरिया किसमें लगेगा? सबसे कम क्षेत्रफल किसमें लगेगा? अगर आप एक पैर से खड़े रहोगे तो आप सबसे कम एरिया घेरोगे, सबसे कम क्षेत्रफल लोगे। तो जब क्षेत्रफल सबसे कम हो गया तो दाब सबसे अधिक हो गया। तो इसलिए एक पैर से खड़े होने पर जो दाब होता है वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? रोटी, चीनी, नमक या फिर कोयला। तो जो नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। तो इसमें आपको कहीं कार्बन दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन सा जो है NaCl, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नमक। इसके बाद
अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हो। रेगिस्तान का जहाज हम ऊंट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि विभिन्न एंटीबायोटिक्स के ही एग्जाम्पल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो दोस्तों देखिए, जो आदर्श दाब होता है, किसी भी स्वस्थ मनुष्य का जो दाब होता है या जो बीपी होती है उसको, वो 120 से 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होती है। यानी कि मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120। अगर इसके बीच में किसी भी व्यक्ति की बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि वह व्यक्ति क्या है? स्वस्थ मनुष्य है। प्रकुंचन दाब 120 Hg तथा शिथिलन दाब 80 Hg होता है। रक्त दाब मापने के यंत्र को हम स्पाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं या स्फिग्नोमैनोमीटर भी इसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य है? तो मनुष्य की श्रवण क्षमता, मनुष्य किस आवृत्ति तक सुन सकता है? आपको मैंने ऑलरेडी बताया, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को व्यक्ति सुन सकता है। इसके बीच की जो ध्वनियां होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को इंसान नहीं सुन सकता, 20 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनियों को भी इंसान नहीं सुन सकता है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता इंसान, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि नहीं सुन सकता, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही ध्वनियों को इंसान का कान सुन सकता है। तो मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की सीधे आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। यह सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति, यहाँ पर हर्ट्ज है, और आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज है। तो इस तरीके से कंपन पर सेकंड आप कहिए या फिर इसको हर्ट्ज कहिए। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? तो वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होने के कारण ही गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वायुमंडल होता है हमारा, इसमें हम कोई भी बैलून, जब हम उसको फुला करके क्या करते हैं, कोई भी बैलून होता है, जब हम उसको फुला करके छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो वह ऊपर उड़ने लगता है। क्यों ऊपर उड़ने लगता है? इसका रीजन ये है कि गुब्बारे के अंदर हम भरते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या भरते हैं? हाइड्रोजन गैस। और ये जो वायु में हमारे गैसें हैं, इनसे ये बहुत हल्की होती है हाइड्रोजन गैस, तो हल्की होने की वजह से ऊपर उठने लगती है, उड़ने लगता है जो बैलून होता है। तो इस तरीके से ये गैस की वजह से ही, हल्की गैस होने की वजह से ही इसमें जो गुब्बारा होता है या फिर जो बैलून होता है वो उड़ने लगता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को हम दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको इसको बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताया था कि निकट आओ। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट आओ, तो निकट अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है, वन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो चाहे वनों का संरक्षण हो, यानी कि वनों को हम कैसे बचा सकते हैं, वनों को कटने से, पेड़ों को कटने से कैसे बचा सकते हैं, और जो जीव जंतु जंगल में रह रहे हैं उनको हम कैसे सुरक्षित स्थान दे सकते हैं, उनके आश्रय स्थल को कैसे और सुरक्षित रख सकते हैं, इसके विषय में हमें यहाँ पर बताना है। इसके लिए यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। जनन द्रव्य का संग्रह एवं संरक्षण, जीन बैंकों की स्थापना। इसके बाद देखिए वन्य जीव संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक आवास प्रबंधन। इसके अलावा उद्यानों, संरक्षित क्षेत्रों एवं जंतु विहारों की स्थापना। जंतु विहारों की स्थापना, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, उद्यानों की स्थापना, जहां पर वन्य जीव आसानी से खुले वातावरण में रह सके। और वन संरक्षण के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना, वनों का संरक्षण करना, और वहां पर जो जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण करना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो प्रतिध्वनि आप लोग को अच्छे से मैंने समझा दिया है क्या होता है। तो किसी तल से परावर्तित ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं।
आप किसी खाली कमरे में कुछ बोलते हैं तो आपको अपनी ही आवाज़ फिर वापस सुनाई देती है, या आप किसी खाली जगह पर कुछ भी बोलेंगे तो वो आवाज़ फिर आपको वापस सुनाई देगी। तो अस्पष्ट जो प्रतिध्वनि है, उसको सुनने के लिए स्रोत और परावर्ती तल के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। 16.6 मीटर कम से कम होनी चाहिए परावर्तक तल और जो व्यक्ति बोल रहा है उससे, उन दोनों के बीच की दूरी, परावर्तक तल और स्रोत यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो, और जहां से ये ध्वनि परिवर्तित हो रही है या परावर्तित हो रही है, वो जो दोनों के बीच की दूरी है वो 16.6 मीटर होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा गया है कितनी दूरी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा आप लोग 16.6 मीटर। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। याद रखिएगा, प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन कई बार होता है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक होते हैं और यही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से ये यौगिक बनते हैं और इन्हें संयुक्त रूप से हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए पिछले ईयर्स में भी पूछा गया है, फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है संतृप्त हाइड्रो, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये आप देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और ये आप देखिए C2H6। तो इस तरीके से जहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती हैं, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मेथेन भी दिया हुआ है, तो आप मेथेन देखेंगे तो मेथेन का भी फॉर्मूला इस तरीके से होता है CH4। तो इस तरीके से ये जुड़े होते हैं, ये भी सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या होती हैं, पूरी होती हैं। अब इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम देखेंगे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जिसमें पाया जाता है, वे यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये देखिए ये हो गया C2H4 यानी कि एथिलीन और एसिटिलीन C2H2। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम द्विबंध या त्रिबंध यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे एथिलीन और एसिटिलीन, दोनों को मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हम देखेंगे हर रोगी की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, उसे इस प्रकार योजनाबद्ध करना चाहिए कि वह उसके अनुकूल हो। यहाँ पर बताया गया कि हर रोगी की जो आवश्यकताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, उसे अपने कार्यों को या जो उसे अपने स्वास्थ्य की चीजों को या फिर अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या को योजनाबद्ध इस प्रकार से योजनाबद्ध करना चाहिए कि वह उसके रोग के अनुकूल हो, यानी कि रोग को ठीक करने के, रोग को रिवर्स करने के अनुकूल हो कि आप फिर से स्वस्थ हो जाएं। आप कौन कौन सी योजना बनाते हैं, कौन कौन सी चीजें अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं जिससे आप एक स्वस्थ व्यक्ति वापस बन पाए। तो यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका वजन सामान्य है, अर्थात जो ना अधिक मोटे न दुबले और उनके मूत्र में कीटोन उपस्थित नहीं होता है, उन्हें केवल व्यायाम या व्यवस्थित आहार से लाभ होता है। इनको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। मोटे लोगों के आहार को विशेष रूप से संयमित करने की आवश्यकता पड़ती है और साथ साथ उन्हें शारीरिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों के आहार में उन्हीं भोज्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए जो मोटापा कम करें। दुबले व्यक्तियों को केवल आहार नियंत्रण से लाभ न हो तो अंततः उन्हें इंसुलिन या अन्य संबंधित औषधियां ही देनी होंगी। बच्चों में मधुमेह की अवस्था उत्पन्न होना चिंता का विषय है। इनके भोजन पर नियंत्रण रखना कठिन होता है। बच्चे अपनी रुचि के भोजन तथा मिठाइयों के लिए परेशान करेंगे, अतः उनकी अवस्था का पूर्ण ज्ञान करना और भोजन एवं दिनचर्या के प्रति शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। वैसे तो मधुमेह का उपचार मुख्यतः भोजन को व्यवस्थित करने से ही हो जाता है, परंतु यदि भोजन व्यवस्थित करने के पश्चात भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहे और मूत्र में निरंतर ग्लूकोज निष्कासित होता रहे तो इंसुलिन या अन्य औषधियों का प्रयोग करना होता है। आहार व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना चाहिए। तो आहार में उन्हीं भोज्य पदार्थों का समावेश हो जो कि मोटापा कम करें,
वजन तथा लंबाई के अनुसार सामान्य हो। अधिक श्वेतसार युक्त भोज्य पदार्थ ना करें ताकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक ना हो। भोजन की मात्रा उतनी हो जिससे निर्धारित कैलोरीज ही प्राप्त हो सके, अधिक नहीं। इसके बाद देखिए, भोजन मरीज के लिए रुचिकर हो तथा आकर्षक ढंग से परोसा जाए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया जाता है और उनके परिरक्षित खाद्य पदार्थों के नाम भी लिखिए। दोस्तों परिरक्षण का मतलब होता है जैसे कि हम अचार बनाते हैं, इसके अलावा घरों में सिरका बनता है और जैम, जेली ये सब चीजें बनती हैं। तो ऐसे कौन कौन से फल हैं आपको पता है? आम है, इसके अलावा सेब है, अनानास है, आंवला है, चेरी है। इन सभी इनसे बनने वाले जूस, मुरब्बा, अचार आदि परिरक्षित खाद्य पदार्थ हैं। जैसे आम का जूस, जेली, अचार, मुरब्बा आदि बनाया जा सकता है। परिरक्षित करने का मतलब है कि इन्हें हम कई दिनों तक क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आम का अचार हमने बनाया तो उसको हम साल 2 साल तक भी उसको हम यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनको हम क्या करते हैं? परिरक्षित कर देते हैं। इनको हम अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में बना करके। यही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद देखिए, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो सन 1966-67 में हरित क्रांति के मध्य से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि उपज में अत्यधिक वृद्धि करना और बीज, खाद, सिंचाई ये सभी जो आवश्यक चीजें हैं ये खेतों तक पहुंचाना ताकि आसानी से जो उपज है वो बढ़ सके, और इसे ही हम एक क्रांतिकारी परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर पूरे विश्व में पूछता है, पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर भारत में पूछेगा तभी आप एम.एस. स्वामीनाथन लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, सामान्य मनुष्य के रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के खाने से पहले रक्त में शर्करा ग्लूकोज का स्तर 70 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त रहता है। तो खाने के बाद यह स्तर 120 से 140 या 110 से 140 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है, पर मधुमेह हो जाने पर यह स्तर सामान्य नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पूरा 2018 का पेपर सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर करिएगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा, थर्ड पेपर साइंस पूरा पढ़ा लिखा के मैंने खत्म कर दिया है। आपको पता है हिंदी विषय भी पूरा पढ़ा दिया गया, संस्कृत विषय की क्लास आपको रेगुलर मिल रही है, मैथ की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, हर एक विषय हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता रहा, लगातार करता रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी सभी विषयों की। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सभी विषयों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमसे और व्यक्तिगत रूप से अपनी किसी भी समस्या का भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप में से अधिक प्रशिक्षित चैनल को ज्वाइन करें और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है ज्वाइन करने में हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।